होमवर्क दिया था कुछ लास्ट सेशन में? पक्का? नहीं? ठीक है। एक बार टॉपिक लास्ट सेशन में क्या क्या हुआ था एक बार रिवाइज कर ले। बताओ क्या हुआ था। पैटर्न्स, कौन कौन से पैटर्न्स थे? ओके। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी। क्या था टोटोलॉजी में? सारे वैल्यूज ट्रू होने चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स और मिक्स। ओके, उसके बाद कॉन्वर्स, उसके बाद इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा चीज़ अगर सीक्वेंस में याद रखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपने अभी बताया, कॉन्वर्स पहले बताया बाद में इनवर्स बताया। तो कॉन्वर्स में क्या करना है, डायरेक्शन चेंज, इनवर्स में साइन चेंज और उसके बाद में दोनों चेंज। ठीक है, तो सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करो तो एग्जाम में भी वही होगा कि पहले डायरेक्शन चेंज करना है, फिर साइन चेंज करना है, फिर दोनों चेंज करना है। ओके, नेक्स्ट। और क्या था? क्वांटिफायर्स थे। कौन कौन से क्वांटिफायर्स? इसको क्या बोलते हैं? फॉर ऑल एक्सेस। और ये वाला उल्टा था वो, राइट। दिस इज नॉट राइट साइन, दिस इज राइट साइन। देयर एग्जिस्ट। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? राइट, अगर हम इक्वेशन कोई दिया है, इक्वेशन में एक्स का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्स के बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फॉर ऑल एक्सेस। और अगर स्पेसिफिक वैल्यूज आ रहे हैं, भले वो एक वैल्यू हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, ठीक है, बट स्पेसिफिक वैल्यूज आने चाहिए एक्स के, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे देयर एग्जिस्ट। तो वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि एक्स के इतने सारे वैल्यूज है। उसके बाद यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ आएगी, या तो वो इक्वेशन को नेचुरल नंबर के साथ कंपेयर करो, या तो होल नंबर्स के साथ कंपेयर करो, या तो इंटीजर्स के साथ, या तो रियल नंबर्स के साथ, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। तो आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि उन्होंने गिवन में क्या दिया है। अभी एग्जाम्पल, उन्होंने अगर नेचुरल नंबर के साथ कंपेयर दिया है और एक्स का अगर वैल्यू वहाँ पे जीरो आ रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा वहाँ पे। समझ में आया? ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे और एक कंडीशन क्वेश्चन में दी होती है कि आपको स्टेटमेंट को वहाँ पे ट्रूथ फॉर्म में मेंशन करना है। मतलब आपका जो भी आंसर आएगा या तो जो भी आप वहाँ पे मेंशन करोगे वो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, ट्रू वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ऐसा भी हो सकता है आपको वहाँ पे बोला जाए कि फॉल्स वैल्यू वहाँ पे मेंशन करो, तो जहाँ पे हम x इज इक्वल टू मेंशन करेंगे वहाँ पे फॉल्स के लिए x नॉट इक्वल टू कर देंगे वहाँ पे। डिफरेंस समझ में आया? जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या था? लेट्स से कि x प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। सो x का वैल्यू अगर फाइव है, ठीक है, तो हम जब इसको डिफाइन कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पे मेंशन करेंगे? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू such that x plus 3 equals to 8 and it is true for x is equal to 5 belongs to n। ऐसा था। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में अगर दिया है आपको ट्रू स्टेटमेंट मेंशन करना है तो हम x इक्वल टू 5 मेंशन करेंगे। अगर इसी को उन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि वो जो भी आप स्टेटमेंट मेंशन करो उसको फॉल्स स्टेटमेंट मेंशन करो, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे? x नॉट इक्वल टू कर देंगे। ट्रू फॉल्स इतना तो समझ में आ जाएगा ना आपको इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कि ये वैल्यू पे वो इक्वेशन सही हो रहा है, सो ट्रू हो रहा है। सो वहाँ पे अगर x नॉट इक्वल टू डाल दूँ मैं तो वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, नाउ आज का टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम्स। क्या होता है वेन डायग्राम्स? ओके, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर दो सर्कल होते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, परफेक्ट। और व्हाट एल्स? डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है? व्हाट इज डेटा सेट? ठीक है, वेन डायग्राम यूज़ कब करते हैं हम लोग?
अगर मेरे पास सिंगल इक्वेशन है या सिंगल स्टेटमेंट है तो वेन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक शायद ऐसा देखा होगा ना, एक स्क्वायर है उसके अंदर दो सर्कल है, ऐसे है या तो सेपरेट है। तो अगर मेरे पास ये दो सर्कल कब बनेंगे? जब मेरे पास दो स्टेटमेंट या दो इक्वेशन रहेंगे, राइट। अगर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास अगर एक ही क्वेश्चन है और एक ही स्टेटमेंट है, कैन आई रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम? ऐसा वैलिड होता है क्या? एक स्क्वायर बना दो और सर्कल बना दो, इज इट वैलिड? नो। यहाँ पे अगर दो सर्कल की जगह मैं तीन सर्कल डाल सकता हूँ क्या? चार डाल सकता हूँ क्या? तो एक भी डाल सकता हूँ, तो सिंगल भी रहेगा, तो इट इज़ वैलिड। ठीक है। नाउ ये सर्कल के बाहर जो बचा हुआ पोर्शन है स्क्वायर में, ये पोर्शन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, परफेक्ट। ठीक है। नाउ यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? कि मैं तो अर्थ में रह रहा हूँ, लेकिन अर्थ के बाहर भी तो दुनिया है, तो दैट इज़ अ यूनिवर्स फॉर मी, जो मुझे मालूम नहीं है कितनी बड़ी है। सो मैं ये जो सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल में मैं उतनी ही वैल्यूज़ कंसिडर करूँगा जितनी मुझे मालूम है, या जितनी मुझे मालूम होनी चाहिए, या जितनी क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ आई डोंट नो समथिंग, दैट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है। एलियन है या नहीं है मुझे मालूम है क्या? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बट अर्थ पे इंसान होता है, ये मुझे मालूम है, राइट। करें स्टार्ट। ओके। नाउ वेन डायग्राम में हमारे पास कितने साइंस थे ये वाले? एक तो क्या था? डिसजंक्शन था, एक, और उसको क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। फिर पहला वाला कंजंक्शन था, तो क्यों बताया नहीं पहले? ठीक है, सीक्वेंस में याद रखो, कंजंक्शन पहले, एंड और डिसजंक्शन, उसके बाद निगेशन, देन इम्प्लीकेशन, एंड लास्ट डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं एंड भी बोल सकता हूँ, दिस इज और। ओके। नाउ हर एक चीज के लिए मुझे एक वेन डायग्राम से उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, हर एक साइन के लिए मैं यहाँ पे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करूँगा। तो पहला पार्ट लेते हैं हम लोग। पहला है कंजंक्शन या एंड। ओके। अभी एंड में क्या एग्जांपल था हमारा? मोबाइल और एंड लैपटॉप, ये एग्जांपल मैंने दिया था। तो यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सेट बना देता हूँ जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए, राइट। कितने हैं मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे हैं, हमको तो 10-20 मालूम होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। अभी मुझे दो सर्कल बनाने हैं, जो एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा मोबाइल को, दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा लैपटॉप को। लेकिन मेरा अल्टीमेट एम ये है कि मुझे ये जो साइन है कंजंक्शन, ये साइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अभी हमारी स्टोरी सही कब थी? व्हेन इट इज अ ट्रू, दोनों दोनों पार्ट सही है, मतलब मुझे मोबाइल भी मिल रहा है और मुझे लैपटॉप भी मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। मेरे पापा ने शायद दोनों चीज़ें साथ में नहीं दी, किसी के पापा ने दोनों चीज़ें साथ में दे दी, तो वो वाले सही थे क्योंकि उन्होंने वो स्टेटमेंट कमिटमेंट दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल याद रखना है कि दो सर्कल को हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज योर आंसर। सो पहले इसको मैं मोबाइल नाम देता हूँ, सेकेंड वाले को लैपटॉप दे दिया। बाहर जो स्क्वायर है दैट इज ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आया? शेडेड मैंने अंदर ही क्यों बनाया? बिकॉज वो ट्रूथ वैल्यू कब है उसकी? इट इज़ अ कंजंक्शन। ट्रूथ वैल्यू कब होती है? जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है। तो दोनों वैल्यू ट्रू कहाँ पे आए? इसी पोर्शन में आए। बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे पोर्शन है एम का, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ
उनको मोबाइल ही मिला, एक ही पार्ट मिला। वैसे ही लैपटॉप का बाकी जो बचा हुआ है पोर्शन है उनको सिर्फ लैपटॉप ही मिला। जो शेडेड पोर्शन में जो भी लोग आ रहे हैं उनको दोनों चीज़ मिल रही है। समझ में आया? नाउ सेकंड, अगर मैं और लेता हूँ यहाँ पे, और का क्या एग्जांपल था? तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? सिटीज ऑफ इंडिया या सिटीज ऑफ वर्ल्ड या ओनली सिटीज, दैट इज अ माई यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे भी वापस दो चीज़ें थी, एक तो क्या था, कश्मीर था और एक शिमला था। लेकिन अभी मुझे रिप्रेजेंट करना है और, ठीक है, और को रिप्रेजेंट करना है। जब भी और होता है, और में ट्रू कब आता है? व्हेन इट इज एक भी स्टेटमेंट सही है। तो अगर सिर्फ के भी राइट आता है तो भी वो मेरा शेडेड पोर्शन में आ जाएगा, और अगर के नहीं है बट एस है तो भी वो मेरा शेडेड पोर्शन में आ जाएगा। तो मेरा ये जो पूरा शेडेड पोर्शन बन रहा है इंक्लूडिंग इंटरसेक्शन पार्ट, दैट इज फॉर और डिसजंक्शन। याद रखना इजी है कि ना? सिंपल स्टोरी याद रखो, उसी पे से बनाना है कि मुझे सिर्फ कश्मीर भी मैं जाता था तो भी मेरा कश्मीर पूरा शेडेड हो जाता था। अगर कश्मीर नहीं लेके गए, शिमला लेके गए तो भी मेरा शेडेड है। अगर दोनों नहीं लेके गए तो फिर इट इज़ अ फॉल्स। तो वो जो यूनिवर्सल जो है दोनों सर्कल के बाहर का जो एरिया है इट इज़ अ फॉल्स। ओके, नाउ थर्ड, निगेशन। निगेशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट यूज करते हैं, राइट? ठीक है, केशव इज स्मार्ट। राइट, तो यहाँ पे निगेशन क्या हो जाएगा, केशव इज नॉट स्मार्ट। तो नॉट स्मार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, सर्कल को छोड़ के बाकी का पूरा एरिया मेरा शेड हो जाएगा। राइट, अगर मैं पहले ही उल्टा स्टेटमेंट बोलता और फिर उसको निगेशन करता, जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट, ओरिजिनल स्टेटमेंट इज केशव इज नॉट स्मार्ट, और फिर उसको निगेशन कर रहा हूँ मैं, केशव इज अ स्मार्ट, तो फिर वो केस में मेरा सर्कल शेडेड हो जाता और बाकी का बाहर का निकल जाता। तो ये दोनों वेन डायग्राम इज ट्रू, डिपेंड्स आपको, आप अज्यूम क्या करते हो सर्कल क्या है। ये भी सही हो सकता है और सेकेंड वाला भी सही हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने स्मार्ट इज फॉर माय सर्कल, और सेकेंड वाले में मैं नॉट स्मार्ट इज माय सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब क्या होता है, इफ एंड देन, राइट? कोई एग्जांपल दे सकता है इम्प्लीकेशन का? थोड़ा जोर से बोलो। गोल्ड चेन नहीं, वो वाला एग्जांपल नहीं, स्टेटमेंट वाला एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पे आप वर्डिंग में यूज करोगे इफ समथिंग देन समथिंग। इफ आई स्टडी हार्ड देन आई विल गेट अ गुड स्कोर इन माई एग्जाम। ठीक है, या तो मैं अगर घर से जल्दी निकलता हूँ तो मैं ऑफिस जल्दी पहुँचूंगा। राइट, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लेट्स से ऑफिस का एग्जांपल लेते हैं। इफ आई लीव होम अर्ली देन आई विल रीच ऑफिस अर्ली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझो कि यहाँ पे वेन डायग्राम कैसे बनाना है। अभी देखो, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं, लेट्स से दिस इज मी, और मैं ऑफिस के लिए जल्दी निकल रहा हूँ घर से, तो उसका कनेक्टिंग स्टेटमेंट आगे क्या बना दिया मैंने, मैं ऑफिस में ऑन टाइम पहुँच रहा हूँ।
राइट। बट देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि मैं घर से अर्ली निकलता हूँ बट फिर भी मैं ऑफिस में लेट पहुँच रहा हूँ। पॉसिबल है ना, राइट। वैसे ही मैं ऑफिस से अर्ली निकला फिर भी लेट पहुँचा, या लेट निकला और जल्दी पहुँचा। सो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है। अभी ये स्टेटमेंट में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है कि मैं घर से जल्दी निकल रहा हूँ, तो आइडियली मैंने ऑफिस में जल्दी पहुँचना है, बट देयर इज अ सम पॉसिबिलिटी कि मैं जल्दी ना पहुँचूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बड़ा सर्कल बनाता हूँ जो रिप्रेजेंट करेगा अर्ली वाला पार्ट, कि मैं ऑफिस से अर्ली निकल गया, और एक उसमें अंदर छोटा सर्कल रहेगा जिसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ ऑन टाइम। समझ में आया। तो ये बाकी का जो दोनों सर्कल के बीच वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है, दिस इज फॉर लेट, कि मैं जल्दी निकला फिर भी लेट हो गया। समझ में आया। तो ये इम्प्लीकेशन वाला क्या होता है, एक बड़ा सर्कल होगा जिसमें सारी पॉसिबिलिटीज मैं क्लब कर रहा हूँ कि मैं घर से जल्दी निकल रहा हूँ। सो बाकी की आगे की कंडीशन में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट सर्कल, बड़ा जो सर्कल है। बट उसका अंदर वाला जो सर्कल है उसमें सिर्फ मैं उतनी ही पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ जो हो सकता है, या जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस में ऑन टाइम पहुँच पहुँच जाऊँ, राइट। वैसे ही अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ तो यहाँ पे आई वर्क हार्ड या स्टडी हार्ड ऐसे कुछ मेंशन कर सकते हैं, तो भी मैं एग्ज़ाम में मेरा गुड स्कोर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स। तो एक बड़ा सर्कल होगा कि मैंने मेरे तरफ से तो 100% एफर्ट्स दिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बट सबको सक्सेस मिलता है क्या, नहीं मिलता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि किसी को 1-2 मार्क्स के लिए कुछ मेरिट रह गया, या उसने इतना ज़्यादा प्रिपरेशन कर दिया था कि वो एग्ज़ाम में जाने के बाद थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं ना, हैंग हो गया, समझ में नहीं आया कहाँ से स्टार्ट करे क्या करे, या पैनिक हो गया, या फिर वो स्टडी हार्ड करना, बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद भी वो ऑन टाइम एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाया। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। तो मैंने यहाँ पे स्टडी हार्ड, मेरा इट इज़ अ बिग सर्कल, उसमें मुझे अच्छा स्कोर मिल गया, दैट इज़ अ स्मॉल सर्कल। समझ में आया इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में साइन क्या होता है, दोनों साइड से होता है, कि मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे होगा, या उसका उल्टा भी, मैं वो करूँगा तो मैं ऐसे भी हो सकता है। कोई एग्जांपल दे सकता है डबल इम्प्लीकेशन का। बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे हमने। बोलो। नहीं याद आ रहा है। इफ एंड ओनली इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल, ये मैंने स्टेटमेंट का सेकेंड हाफ बताया, तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या आ सकता है, स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। इफ एंड ओनली इफ हम यहाँ पे कहाँ पे सेंटर में यूज़ करते हैं दो स्टेटमेंट को कनेक्टिंग। इफ समथिंग समथिंग, इफ एंड ओनली इफ समथिंग। परफेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री इफ एंड ओनली इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल। समझ में आया स्टेटमेंट। अगर ट्रायंगल राइट एंगल है दैट मीन्स उसका कोई ना कोई एक एंगल 90 डिग्री का है। इसका उल्टा भी मैं एग्जैक्ट कर सकता हूँ, अगर ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है दैट मीन्स दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टेटमेंट दोनों साइड से ट्रू होने चाहिए, राइट। अभी दोनों साइड से ट्रू होंगे तो दैट मीन्स मुझे जो बची हुई जो बैलेंस पॉसिबिलिटी थी उसको मुझे निकाल देना है। समझ में आना है। मैं अगर बड़े सर्कल में अगर छोटा सर्कल बनाता हूँ दैट मीन्स मैं बड़े सर्कल में से कुछ लिमिटेड पॉसिबिलिटीज को मैं पकड़ रहा हूँ। ऊपर वाले केस में क्या किया हमने, इम्प्लीकेशन में एक बड़ा सर्कल था उसमें से मैंने लिमिटेड पॉसिबिलिटीज को कैप्चर किया, इसलिए मैंने उसके अंदर छोटा सर्कल बनाया।
अभी डबल इम्प्लीकेशन बोलता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारे पॉसिबिलिटीज को आपको कैप्चर करना है, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग। समझ में आया? दैट मीन्स मेरा बड़ा सर्कल जो है इट इज इटसेल्फ इज अ माई सेकेंड सर्कल। सो यहाँ पे इट इज़ लाइक ए इज इक्वल टू बी, मतलब एक ही सर्कल होगा लेकिन उसको मैंने दो नाम दे दिया। तो सेम सर्कल मेरा राइट एंगल के लिए भी यूज़ होगा, सेम सर्कल यूज़ होगा फॉर एंगल 90 डिग्री। नहीं समझा केशव? ओके अभी मैं यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया और मैं पास हो गया, तो पास का मेरा छोटा सर्कल हो गया, राइट। अभी मैं ऐसा उसका स्टेटमेंट को अगर मैं उल्टा बना दूं, मैं पास हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। अगर ऐसे बना दूं मतलब ये बीच में कोई पॉसिबिलिटीज बचती है क्या? नहीं बचेगी ना। मैं पास ही इसलिए हुआ बिकॉज मैंने स्टडी किया। जैसे फॉर सीए की एग्जाम्स, सीए के एग्जाम में पासिंग परसेंटेज कितना होता है? 10-12% के आसपास होता है। जो पढ़ाई करेगा वही पास होगा। तो जो पास हो गया मतलब क्या है? उसने डेफिनेटली पढ़ा होगा। ऐसे तुक्का मार के तो कोई पास नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसे केस जहाँ पे स्टेटमेंट दोनों साइड से सही है वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। उसी सर्कल को मैं दोनों सर्कल का नाम दे दूंगा। तो लेट्स से फर्स्ट सर्कल मेरा ए था, दूसरा सर्कल बी था, तो यहाँ पे इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, सिंगल सर्कल है, डबल इम्प्लीकेशन। समझ में आ रहा है? ओके नाउ अभी इसके बेसिस पे हम लोग कुछ वेन डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। केसेस समझ में आ गई आपको? कहीं पे हमने एंड के लिए यूज़ किया, और के लिए निगेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन। नाउ फर्स्ट है, क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट मुझे दिया है, उसमें दो पार्ट है। ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड। और सेकंड स्टेटमेंट है इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स आर प्रिसाइजली इक्विलैटरल ट्रायंगल। आर प्रिसाइजली इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल का मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, साइन मैंने दे दिया बस। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा कि रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट यूजिंग वेन डायग्राम, रिप्रेजेंट यूजिंग वेन डायग्राम। ओके नाउ यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम समझेंगे कि पहला जो स्टेटमेंट है, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, राइट। ये एक स्टेटमेंट है या दो स्टेटमेंट है? सिर्फ मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ऑल प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, इट इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट, राइट। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट थिंग इज आई एम कंसिडरिंग कि प्रोफेसर जो होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, बट यहाँ पे बोला है क्या ऑल ओनली प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, ऐसा कहीं पे वर्ड है क्या? ओनली प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग एजुकेटेड होते हैं, सीएस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, देर आर मेनी मोर प्रोफेशंस जहाँ पे वो लोग एजुकेटेड होते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट थिंग पता चली कि एक एजुकेटेड का एक बड़ा सेट है, उसमें से एक होगा सेट प्रोफेसर्स का, जिनको हम बोल सकते हैं कि वो प्रोफेसर भी है और
एजुकेटेड भी है। तो हमने जो ऊपर 5 टाइप सीखे हैं उसमें से कौन सा टाइप आएगा? ये इम्प्लीकेशन, राइट। अभी इसी स्टेटमेंट को मुझे इम्प्लीकेशन के फॉर्म में अगर मुझे स्टेटमेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इफ क्या होगा? ट्राई करो। डबल इम्प्लीकेशन नहीं आएगा ना। डबल इम्प्लीकेशन कहाँ पे होगा? कि अगर मैंने वहां पे बोला रहता ओनली प्रोफेसर्स आर एजुकेटेड, बाकी किसी को मैं एजुकेटेड मानता ही नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला है? सारे प्रोफेसर एजुकेटेड है। तो ये इम्प्लीकेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि एक बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल में छोटा सर्कल आएगा। तो मैं डायग्राम तो निकालना है बट रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है मैं बताता हूँ। माई क्वेश्चन इज इसी स्टेटमेंट को मैं इम्प्लीकेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? स्टेटमेंट आपको बनाना है इफ एंड देन के फॉर्म में। थोड़ा सा मॉडिफाई करो उसको, सही जा रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको चेंज करना है। इफ द पर्सन if the person is professor then he is educated। अभी इसका उल्टा रीड करो तो, इफ द पर्सन इज एजुकेटेड देन ही इज अ प्रोफेसर, ये सही होगा क्या? मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ कि अगर पर्सन एजुकेटेड है तो वो प्रोफेसर होगा क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना। डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोफेशंस है। बट मुझे सही क्या चाहिए? मुझे प्रोफेसर ऐसे चाहिए जो एजुकेटेड है। मतलब मैं बाय डिफॉल्ट क्लेम क्या कर रहा हूँ? अगर वो प्रोफेसर है दैट मीन्स ही इज अ एजुकेटेड, राइट। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, इफ द पर्सन इज प्रोफेसर देन ही इज एजुकेटेड। तो ये इम्प्लीकेशन वाला पार्ट बन गया, राइट। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को मुझे यूजिंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते टाइम मैं क्या कंसिडर करूंगा? लेट पी सेट ले लेता हूँ जहाँ पे मैं मेंशन करूंगा द पर्सन, द सेट ऑफ all professors and Q the set of all, दूसरी कैटेगरी क्या थी? एजुकेटेड पीपल, ठीक है। दो कैटेगरी मैंने बना ली, द सेट ऑफ ऑल प्रोफेसर्स एंड द सेट ऑफ ऑल एजुकेटेड पीपल। वेन डायग्राम कैसे होगा? यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन दिस यूनिवर्सल का भी द सेट ऑफ, राइट, द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, ठीक है। पी एक सेट ले लिया छोटा जो मेरा प्रोफेसर होगा, और एक बड़ा सेट ले लूँगा मैं जो आएगा एजुकेटेड, दैट इज अ क्यू। समझ में आया रिप्रेजेंटेशन? शेडेड पोर्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे पी के लिए होगा, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे है, इसको हम नोटेशन से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पी इज अ सबसेट ऑफ क्यू। अब ये साइन जिसके लिए नया है, सो दिस इज सी जैसा साइन है बट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग है, थोड़ा सा खींचा हुआ सी है। नॉर्मल सी हमारा ऐसे रहता है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा वाला है। तो यहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे, ये साइन है सबसेट का। तो अगर यहाँ पे P और Q ऐसे मैं मेंशन कर रहा हूँ तो इसी को मैं रीड करूँगा, P इज अ सबसेट ऑफ Q। समझ में आया? ये 11th में भी था नोटेशन, इफ़ यू रिमेंबर। तो आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? लेट यहाँ से लेके तो ये बॉक्स तक।
हो गया? समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं? लिख सकते हैं ना यहाँ पे भी, P इज अ सबसेट ऑफ Q, वी कैन राइट, या तो फिर सिर्फ नोटेशन मेंशन कर दो ये वाला, P सबसेट ऑफ Q। मैंने बस रीड कैसे करना है ना उसके लिए आगे वो लाइन मेंशन किया, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेकंड स्टेटमेंट था मेरे पास, ऑल, क्या था स्टेटमेंट? ऑल इक्विएंगुलर equiangular triangles are precisely equilateral triangle। हो गया सेकंड स्टेटमेंट। नाउ टेल मी व्हाट इज मीन बाय इक्विएंगुलर, क्या होता है इक्विएंगुलर? एंड सेकंड वर्ड है यहाँ पे इक्विलैटरल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वी का मतलब है इक्वल, इक्वी का मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, सो इक्वल। और यहाँ पे सेकंड वर्ड क्या है यहाँ पे एंगुलर, एंगुलर का शॉर्ट फॉर्म में लेता हूँ एंगल, इक्वल एंगल। और यहाँ पे क्या है इक्वी, इक्वल एंड लैटरल, लैटरल मतलब साइड्स। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल आपके सेम है, या तो फिर एक ऐसा ट्रायंगल जहाँ पे तीनों साइड सेम है। और स्टेटमेंट में क्या बोला है इक्विएंगुलर ट्रायंगल आर प्रिसाइजली इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब प्रिसाइजली वर्ड्स आता है, प्रिसाइजली इट इज अ डबल इम्प्लीकेशन, कि ये भी सही है उसका उल्टा करोगे तो भी सही है। सो प्रिसाइजली जब भी आएगा वर्ड, सो इट इज अ डबल इम्प्लीकेशन। ओके, डबल इम्प्लीकेशन में कौन सा था हमारा सिंगल सर्कल, राइट। तो रिप्रेजेंटेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P इज अ सबसेट ऑफ लेट P इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विएंगुलर ट्रायंगल। और Q क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ड्रॉ क्या करेंगे, U भी ले लो यहाँ पे, U इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो U यहाँ पे हो गया, एक ही सर्कल हो गया, सर्कल में मेंशन करूँगा P इक्वल्स टू Q। नीचे भी क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू Q। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। नाउ टेक्निकली यहाँ पे क्या है, प्रिसाइजली तो मैंने बता दिया कि डबल इम्प्लीकेशन था, इसलिए आपने बोल दिया कि सिंगल सर्कल आएगा। बट टेक्निकली सही है क्या ये, इक्विएंगुलर मतलब इक्विलैटरल होता है क्या, पता है आपको? नहीं, नहीं होता है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल निकालता हूँ, लेट्स अज्यूम दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स ये जो इसके साइड्स है तीनों, ये तीनों साइड सेम है। और इक्विएंगुलर ट्रायंगल जो होता है उसमें क्या होता है, ये जो एंगल है, ये तीनों एंगल उसके सेम है। ठीक है, नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अगर तीनों साइड सेम है, दैट मीन्स इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का ही होगा, ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी ये 60 डिग्री का ही बनेगा अगर तीनों उसको सेम करना है तो। तीनों एंगल सेम है, ट्रायंगल का टोटल कितना होता है एंगल का, 180 होता है।
तो 180 डिवाइड बाई 3 60, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 60 का ही होगा, और इक्विलैटरल में भी 60 का ही होता है। तो इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, इसलिए हमने सिंगल सर्कल से उसको रिप्रेजेंट किया। आ गया समझ में? नॉट राइटिंग, लिख नहीं रहे हो? क्या बोल रहे हो? ध्यान दे रहे थे? ओके, साथ साथ में लिख लो तो समझ में भी आएगा, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। केशव बहुत सीरियस है आज, क्या हो गया केशव? नहीं, वो कल वाले हंसने वाले आए नहीं आज कोई? ट्रैफिक में अटक गए ऐसा? आपको कॉल आया था क्या? गुड। और एक एग्जांपल है, आपको वो मर्फीज लॉ मालूम है क्या? किसी को मर्फीज लॉ क्या होता है? क्या होता है पता है किसी को? सुना है कभी? कभी नहीं सुना? हमने जो इतने सारे लॉज सीखे उसमें नहीं था ना ये मर्फीज लॉ? तो इट इज़ नॉट लॉ फॉर मैथ्स, ये एक लाइफ वाला लॉ है। ये लॉ क्या बोलता है, मर्फीज लॉ, कि अगर कोई चीज़ हमसे बिगड़ जाए, ठीक है, वो आप वो बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने के लिए जितने भी अटेम्प्ट करोगे ना, वो चीज़ और ज़्यादा बिगड़ते जाएगी। एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि आप कहीं पे जा रहे हो और लेट हो गए हो, ठीक है, घर से निकले ऑलरेडी यू आर लेट, फिर आप लिफ्ट में उतरते हो तो उस दिन लिफ्ट 4-5 जगह पे रुक जाती है, ऐसे तो डायरेक्टली जीरो फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे चली जाती है, लेकिन उस दिन 4-5 जगह पे रुक गई। फिर उसके बाद बाइक पे बैठे, देखा कि बाइक में पेट्रोल भी आज कम है, शायद बाइक वापस पेट्रोल भराने रुकना पड़ेगा। या फिर रोड पे जाते जाते नॉर्मल तो 2 सिग्नल लगते थे, आज 5-6 सिग्नल लग गए, ट्रैफिक भी लगे ऊपर से। या तो फिर जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने कोई शॉर्टकट ले लिया और आगे जाके पता चला वो शॉर्टकट बंद है। हुआ ऐसे कभी? राइट, बहुत बार होता है, आज मेरे साथ भी हुआ, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया था, बट एनीवेज मैं टाइम पे पहुंच गया। बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ मर्फीज लॉ। मर्फीज लॉ बोलता वही है कि जब आप ऑलरेडी कोई चीज़ गलत कर चुके हो, जैसे आप लेट हो गए घर से, ठीक है, और आप उसको सुधारने के लिए और कुछ चीज़ें करने जाते हो, जैसे आप ट्रैफिक में थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन वापस से बीच में कोई आ जाएगा, या तो फिर आपको पुलिस वाला पकड़ लेगा, या तो सिग्नल ज़्यादा लग जाएंगे। सो हम ऐसे वे में क्या होता है कि हड़बड़ी में और ज़्यादा मिस्टेक्स करना स्टार्ट करते हैं, तो जितने ज़्यादा मिस्टेक्स आपके बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो कभी भी लाइफ में ऐसा कोई आ जाए ना, कोई आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंस हो जाए कि आपको पहले से पता होगा कि गलती तो आपकी है, जल्दी निकलना था ना क्लास के लिए, तो मेरी गलती, मैं लेट निकला बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो गलती ऑलरेडी मेरी है, उसको सुधारने के लिए और मैं अगर 4 चीज़ें करने जाऊँगा ना तो मैं ज़्यादा फंस जाऊँगा। सो इट्स बेटर कि फर्स्ट फर्स्ट मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लो, और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल वैसे करो, आप पहुँच जाओगे वहाँ पे बराबर। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं इसका। राइट डाउन, नो नेवल पर्सन is an air force person. नेवी 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 मालूम है ना? एक होता है आर्मी होता है जो ग्राउंड पे लड़ते हैं, एक नेवी होता है जो शिप में वॉर होता है, और थर्ड इज एयरफोर्स। तो यहाँ पे जो नेवी में जो लोग वर्किंग है उनको नवल पर्सन बोला जाता है। सो नो नवल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन। सही है ये स्टेटमेंट? नहीं, कुछ कुछ होते हैं जो नेवल में भी है और एयरफोर्स में भी है क्या? नहीं है? हो भी सकते हैं, नहीं मालूम मुझे, शायद किसी ने 5 साल नेवी नेवी में काम किया, बाद में उसको इच्छा हो गई या उसका कुछ एक्सपीरियंस होगा पहले से, चला गया आर्मी में, चला गया या तो एयरफोर्स में चला गया। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी बट बहुत कम पॉसिबिलिटी है। बट जब भी हम लोग वेन डायग्राम निकालेंगे ना, तो अपने दिमाग से कोई पॉसिबिलिटी को ऐड मत करो, ठीक है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वेन डायग्राम्स। मैं अगर बोलता हूँ
केशव इज नॉट स्मार्ट, ठीक है, मैं ऐसे बोलता हूँ केशव इज नॉट स्मार्ट, इट डजेंट मीन कि वो बाकी कुछ नहीं है। मतलब अगर मैं और भी कैटेगरीज ले लूँ, जैसे वो ही इज़ गुड इन सम स्पोर्ट्स और समथिंग, तो इट डजेंट मीन कि वो किसी में अच्छा नहीं है, वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है मैं सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली ही वेन डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा। मैं और इसके एक दो एग्जांपल्स देता हूँ आपको, पहले ये वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। सो पहला तो क्या बताया है कि नो नवेल पर्सन इज एन एयरफोर्स पर्सन। अभी हमारे डिस्कशन के हिसाब से वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट मुझे इन्फॉर्मेशन तो नो की दी है, मुझे पता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे नेवल पर्सन और यहाँ पे एयरफोर्स पर्सन, दो सर्कल अलग अलग बना दूंगा, खत्म। ठीक है, ओके। नाउ इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिखना है। पहले क्या करेंगे, लेट पी इज अ सबसेट, या एन कैपिटल ले लो, एन इज एन इज अ सेट ऑफ नेवल पर्सन, देन ए इज अ सेट ऑफ एयरफोर्स पर्सन, यू इज अ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग ले लो, ओके, एंड पूरा डिटेल वहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन intersection A is equals to 0, 0 या 5, ये साइन मालूम है, इट इज़ अ नल वेक्टर या तो नल सेट। ये जो साइन मैंने यहाँ पे मेंशन करना, 0 और उसके ऊपर अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो, इट इज़ अ नल सेट। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स आर नॉट odd numbers. Some squares of integers are not odd numbers. इसका मतलब ये है क्या कि कुछ हो सकता है, लैंग्वेज के हिसाब से जाओ तो हम बोल सकते हैं कि कुछ है, बट वो कुछ है या नहीं है वो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ जितना इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिया है वेन डायग्राम में उसके बेसिस पे ही ड्रॉ करूंगा। तो मुझे क्या बोला है, सम स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब बहुत सारे इंटीजर्स है, उसमें से अगर मैं कुछ इंटीजर ले लूँ उसका स्क्वायर करूँ तो वो ऑड नंबर नहीं होंगे, मतलब कुछ ऑड नंबर हो भी सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम 1 to 7 तक का स्क्वायर करते हैं, ऑड नंबर आता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो कहीं पे ऑड नंबर आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, कहीं पे इवन आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन मुझे ऐसा ही सेट दिखाना है जहाँ पे उसका इंटीजर का स्क्वायर कर रहा हूँ बट उसका वैल्यू ऑड नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उसका वैल्यू इवन ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अजम्पशन क्या होगा, मेरा पहला सेट क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेकंड क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स होगा क्या, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर होगा, राइट? स्टेटमेंट वही है ना हमारा, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स।
एंड क्यू इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड यूनिवर्सल सेट क्या होगा यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक सर्कल होगा मेरा स्क्वायर वाला, दैट इज पी, एक हो जाएगा ऑड वाला, दैट इज क्यू। बट मुझे ऐसा पी चाहिए जिसमें ऑड नहीं होगा। दैट मीन्स मेरा शेडेड पोर्शन जो ये है, जहाँ पे ऑड एक भी नहीं आएगा, ये वाला मेरा पार्ट शेड हो जाएगा। ऐसे मुझे सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर चाहिए जो ऑड नहीं है। दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट इवन ही होंगे। ओके, नोट कर लो, ड्रॉ करो। हाँ यस, टाइम हो गया। ओके ठीक है, चैप्टर भी हो गया है। एक दो एग्जाम्पल हम ले सकते थे, बट ठीक है, नेक्स्ट सेशन में एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके, लास्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, पी इंटरसेक्शन क्यू। इंटरसेक्शन यहाँ पे कहीं पे हो रहा है क्या, पी माइनस क्यू, मतलब पी में से माइनस क्यू निकाल दिया, परफेक्ट। पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी नहीं आएगा, ये हमेशा इक्वल्स टू जो है ना वो नल सेट से रिप्रेजेंट होता है। तो पी माइनस क्यू अगर मैं कर रहा हूँ तो इज इट अ नल सेट, इट इज़ नॉट अ नल सेट। मतलब कोई ना कोई वैल्यूज वहाँ पे आ रही है ना, कोई पोर्शन शेडेड यहाँ पे दिख रहा है ना, सो इट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, थैंक यू, सी यू ऑन, कब है आज, डे कौन सा है, वेडनेसडे है ना, ओके कल भी है सेशन, कल भी और परसों भी है, ठीक है, सी यू टुमारो, थैंक यू।